तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था माइक्रो बॉडी, राइबोसोम्स। आज हम लोग बात कर रहे हैं साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर की। ठीक है, साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर की का क्या क्या मतलब है। यहाँ पर हम माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट्स पढ़ेंगे। देखो क्या है, फॉर एग्जांपल ये सेल है, जैसा हमने पहले भी बनाया हुआ है कि कोई भी सेल है। ठीक है, आपको जैसे फॉर एग्जांपल ये सेल दिखाई दे रहा है। दिस सेल इज इन प्रॉपर शेप, यूकैरियोटिक सेल। दिस सेल इज प्रॉपर इन पर्टिकुलर शेप। आपकी बॉडी है, लेट्स टॉक अबाउट ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी एक प्रॉपर शेप में है ना। और इसको शेप देने का काम, इसको रिजिडिटी देने का काम कौन करता है यहाँ पर? रिजिडिटी देने का काम, शेप देने का काम यहाँ पर करता है स्केलेटल सिस्टम, है ना। जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ आपको, अगर स्केलेटल सिस्टम नहीं होता तो हम लोग क्या करते, रेंगते फिरते रेप्टाइल्स की तरह, राइट। बट इट इज़ नॉट द केस। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्केलेटल सिस्टम है। तो सेम वे, जैसा हमेशा मैं आपसे एक बात बोलता हूँ कि जितने सिस्टम्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, जितने सिस्टम्स, जितने ऑर्गन सिस्टम्स हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, जितने भी 11 सिस्टम्स, 12 सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, तो वो सारे सिस्टम एक सिंगल सेल के अंदर भी हैं। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक। अब एक बात समझना यहाँ पर, अगर हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर, शेप और रिजिडिटी देने के लिए स्केलेटल सिस्टम है, तो ऑब्वियसली सेल के पास भी होना ही चाहिए। और सेल के लिए वर्ड यूज करते हैं हम साइटो। तो सेल का जो स्केलेटल सिस्टम है उसे हम क्या बोलते हैं? साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या बोलते हैं? साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। तो लेट्स लुक एट साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। कीप मेकिंग नोट्स, ठीक है। टेक योर पेन एंड नोटबुक आउट एंड कीप मेकिंग नोट्स विद मी। साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर, इसमें हम तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट थिंग वी विल डिस्कस अबाउट माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से है, जैसे मान लो कि ये कोई सेल है, ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एक एंड से दूसरे एंड पर क्या जा रहे हैं? यहाँ पर एक एंड से दूसरे एंड पर ये फिलामेंट्स जा रहे होते हैं। इन फिलामेंट्स को आप बोलते हो माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, इस तरह से फिलामेंट्स जा रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल, अगर ये फिलामेंट्स नहीं होते, ये फिलामेंट्स अगर नहीं होते तो ये सेल कोलैप्स कर जाता। अगर ये फिलामेंट्स नहीं होते तो ये सेल कोलैप्स कर जाता। तो टू सेव द सेल फ्रॉम कोलैप्सिंग, there is skeletal system in the cell which is known as साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। तो इसको हम बहुत ही लेमैन तरीके से समझते हैं। तो अगर हम इसको बहुत आसानी से समझने की कोशिश करें तो इट इज़ जस्ट अबाउट द ब्रिज। एक ब्रिज देखा होगा आपने, और वो जो ब्रिज होता है, कोई भी ब्रिज बनता है, तो उस ब्रिज को स्ट्रेंथ देने का काम, ताकत देने का काम दो चीज़ें करती हैं। सबसे पहले मान लो मुझे एक ब्रिज बनाना है। मुझे अगर एक ब्रिज बनाना है तो ब्रिज बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ देने के लिए, प्रायोरिटी स्ट्रेंथ देने के लिए उसको मैं क्या करता हूँ? पिलर्स लगाए जाते हैं कि नहीं? पिलर्स लगाए जाते हैं इस तरह से, ये अगर ब्रिज है। लेकिन अगर आपने नोटिस किया हो, कुछ ब्रिज ऐसे भी होते हैं जिनमें पिलर्स तो लगाए जाते हैं, साथ के साथ ऊपर वायर्स भी लगाए जाते हैं टू होल्ड द ब्रिज अप। लगाए जाते हैं इस तरह से, which provides the additional support, which provides the additional support to the bridge to save the bridge from collapsing। और यहाँ पर हम ब्रिज को किससे कंपेयर कर रहे हैं? सेल को, है ना। तो यहाँ पर ब्रिज को यानी कि सेल को कोलैप्स करने के लिए कुछ ब्रिज होगा, कुछ यहाँ पर पिलर्स होंगे और कुछ थ्रेड्स होंगे। जो पिलर्स है ना, पिलर्स हैं यहाँ पर जो, उनको हम नाम देते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स।
जो पिलर्स है उसको बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। और जो ये थ्रेड दिख रहा है आपको, जो ये रस्सियाँ दिख रही हैं, ये रोप दिख रहा है जिसने जिसने इस पूरे ब्रिज को बांधा हुआ है, पूरे ब्रिज को होल्ड किया हुआ है एंड प्रोवाइडिंग द एडिशनल सपोर्ट, इसको हम बोलते हैं माइक्रोफिलामेंट। बस यही दो चीज़ें हैं जो मिलकर क्या बनाती हैं एग्जैक्टली। मेजर तो दो ही चीज़ें हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट भी पढ़ते हैं, लेकिन मेजर ये दो ही चीज़ें हैं, फर्स्ट माइक्रोट्यूब्यूल एंड सेकेंड इज माइक्रोफिलामेंट विच इज़ मेकिंग साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो लेट्स लुक एट साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। माइक्रोट्यूब्यूल, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स फर्स्ट ऑफ ऑल इज मेड अप ऑफ proteins. Microtubules are made up of protein. So here are two type of proteins. Microtubule is made up of alpha and beta tubulin proteins. Alpha and beta tubulin proteins. और माइक्रोट्यूब्यूल्स के पास क्या क्या चीज़ें होती हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स के पास आपको फर्स्ट थिंग फ्लैजिला मिलेगा, फ्लैजिला होगा यहाँ पर, सीलिया होगा यहाँ पर, कंसिस्ट ऑफ फ्लैजिला, सीलिया, और स्पिंडल फाइबर्स भी होते हैं यहाँ पर। स्पिंडल फाइबर्स आप कब पढ़ते हैं? स्पिंडल फाइबर तब पढ़ते हैं जब हम डिस्कस करते हैं सेल डिवीजन को। सेल डिवीजन क्या करता है? सेल डिवीजन के टाइम पर सेल स्ट्रेच हो रहा होता है, और जब सेल स्ट्रेच हो रहा होता है तब हम देखते हैं उस सेल को स्ट्रेच कौन करता है? तो स्पिंडल फाइबर्स ऑपोजिट पोल्स की तरफ सेल को खींचते हैं, विच मेक्स द डिवीजन हैपन। ठीक है, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स are made up of two type of proteins, alpha and beta tubulin proteins. Here are flagella, cilia and spindles. Flagella, cilia and spindles. One more thing, जो अरेस्ट करता है सेल डिवीजन को, सेल डिवीजन कंसिस्ट कौन करवा रहा है यहाँ पर? तो स्पिंडल फाइबर्स, बट कुछ ऐसा भी है जो सेल को रोक देता है फ्रॉम डिवीजन, एंड दैट इज कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन अरेस्ट सेल डिवीजन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। सेल डिवीजन को रोकने का काम कौन कर रहा है? कॉल्चिसिन। अगर आपको याद हो, ये इस तरह का अरेस्ट हमने कब पढ़ते हैं? oogenesis आपने अगर पढ़ा हो, oogenesis आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा कि सेल डिवीजन अरेस्ट हो जाती है इन केस ऑफ फीमेल, जब जब वो डेवलप कर रही होती है बिफोर अटेनिंग प्यूबर्टी, जो एग सेल है यानी कि प्राइमरी oocyte है, वो अरेस्ट हो जाता है प्रोफेज में, डिप्लोटीन की स्टेज में। ऐसे ही बाद में भी आप एक अरेस्ट देखते हो मेटाफेज की स्टेज में। तो ये अरेस्ट कर कौन रहा है? यहाँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि ये अरेस्ट कर कौन रहा है। तो ये अरेस्ट कर रहा है कॉल्चिसिन। तो कॉल्चिसिन अरेस्ट द सेल डिवीजन एट मेटाफेज स्टेज, at metaphase stage by disrupting, क्या तोड़ देता है ये? स्पिंडल फाइबर्स ही डिसरप्ट कर दिया। अब मैंने बताया स्पिंडल फाइबर्स वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवीजन, अगर स्पिंडल फाइबर्स ही डिसरप्ट हो जाएंगे तो क्या कोई डिवीजन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। और इस तरह से कॉल्चिसिन क्या कर देता है? सेल डिवीजन अरेस्ट कर देता है, डिसरप्टिंग स्पिंडल फाइबर्स। They cannot contract but assemble and disassemble. One more thing about microtubule, ये कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हो सकते। ये जो ट्यूब्यूल्स है, माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात कर रहा हूँ जिसको मैंने पिलर्स से कंपेयर किया था, तो ये कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं होते हैं, असेंबल और डिसेंबल होते हैं। तो हमेशा वर्ड इनके लिए आप क्या यूज़ करोगे? असेंबल और डिसेंबल हो सकते हैं। ठीक है, तो दे कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट, they can not contract, while they can assemble and disassemble। टूट सकते हैं, बन सकते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं होते हैं, ये बात कहना चाह रहा है। ठीक, और माइक्रोट्यूब्यूल बना ही किससे है? माइक्रोट्यूब्यूल बना ही माइक्रोफिलामेंट से है। तो ध्यान रखना, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल हम देख रहे हैं आज, माइक्रोट्यूब्यूल बना कैसे है? तो ईच माइक्रोट्यूब्यूल, बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं सेल में, तो हर एक माइक्रोट्यूब्यूल एक्चुअली
13 माइक्रोफिलामेंट से मिलकर बना होता है। तो माइक्रोट्यूब्यूल इज मेड अप ऑफ 13 माइक्रोफिलामेंट्स, 13 माइक्रोफिलामेंट्स, राइट। तो इसी को डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज माइक्रोफिलामेंट, राइट। व्हाट इज माइक्रोफिलामेंट, हियर वी आर डिस्कसिंग माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट इज मेड अप ऑफ ओनली वन मोनोमर। हर पॉलीमर का कुछ ना कुछ मोनोमर ज़रूर होता है। जैसे अगर हम बोले कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या मोनोमर हो सकता है उसका, या प्रोटीन की अगर बात करें तो प्रोटीन का क्या मोनोमर हो सकता है। तो कार्बोहाइड्रेट कैन बी मेड अप ऑफ ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, राइट। और प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन का मोनोमर क्या है, तो प्रोटीन का मोनोमर है अमीनो एसिड। आप सुनते हैं कि आप बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलकर क्या बना सकते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, राइट। तो यहाँ पर बहुत सारे कुछ ऐसे मोनोमर्स होंगे जो मिलकर माइक्रोफिलामेंट बनाते होंगे। तो बहुत सारे प्रोटीन होंगे एग्जैक्टली जो मिलकर क्या बनाते होंगे, माइक्रोफिलामेंट। अच्छा, माइक्रोट्यूब्यूल के केस में तो हमने पढ़ा कि यहाँ माइक्रोट्यूब्यूल के केस में कौन है ऐसा, तो माइक्रोट्यूब्यूल के केस में यहाँ पर अल्फा और बीटा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन है, ठीक है। फ्लैजिला है, सीलिया है, स्पिंडल्स है, ठीक। और हमने पढ़ा कॉल्चिसाइन है यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड। देन वन मोर थिंग कि दे कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट। और फिर हमने पढ़ा कि यहाँ पर 13 माइक्रोफिलामेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि माइक्रोफिलामेंट्स के बारे में क्या है। तो माइक्रोफिलामेंट कैसे बना होता है। माइक्रोफिलामेंट जस्ट रिपीटिंग यूनिट है किसी एक मोनोमर का, एंड द मोनोमर इज नोन एज एक्टिन। तो माइक्रोफिलामेंट इज मेड अप ऑफ only one monomer, and the monomer is called actin. Monomer is called actin, right? Okay. They are actually solid. अब रिजिडिटी प्रोवाइड करना है तो सॉलिड तो होंगे ही, लीनियर साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स, और ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखना, हमने पढ़ा था, अभी अभी पढ़ा था कि माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन क्या माइक्रोफिलामेंट्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हाँ, माइक्रोफिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एक्टिन is important, and one more thing about them, about microfilament, कि they are solid, linear cytoskeletal elements and can contract unlike microtubules. माइक्रोट्यूब्यूल तो कहाँ ही कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो बस डिसेंबल और असेंबल करता है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, याद रखना, कैन कॉन्ट्रैक्ट, हाईलाइट। तो दो चीज़ें हमने पढ़ ली। फर्स्ट थिंग वी डिस्कस्ड अबाउट माइक्रोट्यूब्यूल्स, एंड नेक्स्ट माइक्रोफिलामेंट्स, और यही मिलकर साइटोस्केलेटल या स्केलेटल सिस्टम बनाता है सेल का। साइटो मतलब क्या है यहाँ पर, सेल, और स्केलेटल मतलब स्केलेटल सिस्टम, यानी कि स्केलेटल सिस्टम ऑफ सेल। तो जो फंक्शन हमारी बॉडी में स्केलेटल सिस्टम का होता है, वही फंक्शन यहाँ पर साइटोस्केलेटल का होता है। इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पर, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या होते हैं, तो इंटरमीडिएट गैप फिलिंग्स होते हैं, ठीक है, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ आप देख सकते हो, और सेलुलर जंक्शंस बोलते हैं। जैसे हमारी बॉडी में जॉइंट्स होते हैं, यहाँ पर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है, ठीक है। तो थर्ड थिंग इज इंटरमीडिएट filaments, intermediate filaments. They are present, as I said, in cellular junction. They are present in cellular junctions, as in our body joints are present. जैसे हमारी बॉडी में joints present है, वैसे यहाँ पर है, ठीक है। और
कहाँ पाए जाते हैं? अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ देखे जा सकते हैं। बस साइटोस्केलेटन सिस्टम में इतना ही पढ़ना है। अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, एक बार अगेन हम उसी पैटर्न पर जाते हैं। तो हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं देखो। क्या हम लोगों ने लाइसोसोम पढ़ लिया सिंगल मेम्ब्रेन में? हाँ। गोल्जी बॉडीज पढ़ लिया है? हाँ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स पढ़ चुके हैं। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियस पढ़ना बाकी है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। राइबोसोम पढ़ चुके हैं, राइबोसोम पढ़ चुके हैं। सेंट्रोसोम पढ़ना बाकी है, फ्लैजिला पढ़ना बाकी है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ते हैं सेंट्रोसोम के बारे में कि सेंट्रोसोम क्या है। तो लोग सेंट्रोसोम्स, पहली बात सेंट्रोसोम के बारे में क्या है? दीज आर नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, कोई मेम्ब्रेन होता ही नहीं है यहाँ पर। दीज आर नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक। और ईच वन इज मेड अप ऑफ टू सेंट्रियोल। जितने जितने भी सेंट्रोसोम्स होंगे, हर सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल तो होंगे ही होंगे, जो एक्चुअली कार्ट व्हील जैसा स्ट्रक्चर दिखता है। लेट मी शो यू इन द एनसीईआरटी बुक क्लास 11। ठीक है, सबसे पहले इसको रीड कर दो। क्या बोल रहा है? सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल क्या है? सेंट्रोसोम इज एन सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनल यूजुअली कंटेनिंग टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। यहाँ पर दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होंगे, जिनको क्या बोला जाता है? सेंट्रियोल बोला जाता है। एज आई सेड, ईच सेंट्रियोल इज मेड अप ऑफ टू सेंट्रियोल, ठीक है, विच हैव 9 into 3 स्ट्रक्चर। यहाँ पर हमें समझ आएगा 9 into 3 स्ट्रक्चर का क्या मतलब है। पहले इसको देखते हैं। दे आर सराउंडेड बाय एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, ठीक है। सेंट्रोसोम जो है वो किससे मिलकर बना है? एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोल मटेरियल का मिलकर बना है। बोथ द सेंट्रियोल, जितने भी सेंट्रियोल होंगे, यानी कि दो ही सेंट्रियोल है बेसिकली। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि एक सेंट्रोसोम में कितने कितने सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होंगे? दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनल यूजुअली कंटेन, मैंने बताया कि दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होंगे यहाँ पर। दे आर सराउंडेड बाय अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, ठीक है। यहाँ पर किससे सराउंडेड है? पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल से सराउंडेड है। दोनों ही सेंट्रियोल, जो दोनों सेंट्रियोल सिलेंड्रिकल सेंट्रियोल मिलकर सेंट्रोसोम बना रहे हैं, ये परपेंडिकुलरली अरेंज्ड होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, ये जो दो इस तरह से है, ठीक है, ये एक सेंट्रियोल है, तो ये दूसरा सेंट्रियोल है। तो इनका अरेंजमेंट अगर आप देखो तो क्या रहेगा? इनका अरेंजमेंट एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होंगे ये एक दूसरे के। ये बोलना चाह रहा है, ये एक पर्टिकुलर सेंट्रियोल होंगे, ठीक है। दे आर सराउंडेड बाय अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। बोथ द सेंट्रियोल इन अ सेंट्रियोसोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन विच ईच हैज ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्टव्हील। सब में जो ऑर्गेनाइजेशन बनेगा वो कैसा बनेगा? कार्टव्हील की तरह। कार्टव्हील देखा होगा आपने। कार्टव्हील क्या होता है? जो पहिया होता है ना, जो पहिया होता है व्हील की तरह, ठीक है, उसका वैसा स्ट्रक्चर बना रही है। दे आर मेड अप ऑफ 9 evenly spaced peripheral membranes. They are made up of 9 evenly spaced peripheral fibrils of ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। अभी अभी हमने पढ़ा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, तो ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का मिलकर बना है। और ईच पेरिफेरल फिब्रिल इज अ ट्रिपलेट। हर हर पेरिफेरल हर पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल एक ट्रिपलेट की तरह नज़र आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ जो स्ट्रक्चर है वो कैसा दिख रहा है? 9+3 का स्ट्रक्चर बनाएगा ये, कार्ट व्हील की तरह, व्हील की तरह स्ट्रक्चर, पहिए की तरह, कार्ट व्हील की तरह स्ट्रक्चर दिखा रहा है। अब ये है क्या? अगर आप मुझसे पूछो ये है क्या, कहाँ पर होता है ये स्ट्रक्चर? कुछ नहीं है, ये फ्लैजिला ही है। फॉर एग्जाम्पल, ये फ्लैजिला है। इस फ्लैजिला को मैं ऐसे कट करूँ, इस फ्लैजिला को ऐसे कट किया जाए, और इस फ्लैजिला को ऐसे कट करने के बाद, इस फ्लैजिला को ऐसे कट करने के बाद मैं देखता हूँ कि भाई इसको फ्रंट वे से देखूँ तो मुझे क्या ऐसा ही स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देगा? हाँ, यही दिखाई देगा।
समझ आया? तो दिस इज द सेक्शन ऑफ सीलिया और फ्लैजिला शोइंग डिफरेंट पार्ट्स। ऑब्वियसली आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ के बिना तो नहीं देख सकते, एंड इट इज डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया और फ्लैजिला। ठीक है, कुछ इस तरह का दिखाई देगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में। तो देखो क्या बोलना चाह रहा है, मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल fibrils, myofibrils, which is made up of tubulin protein। ठीक है, और each peripheral fibril is a triplet। हर पेरिफेरल ट्रिपलेट क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। ठीक है, द एडजेसेंट ट्रिपलेट इज आर ऑल्सो लिंक्ड। साथ वाले ट्रिपलेट जो होते हैं वो एक दूसरे से लिंक होते हैं। द सेंट्रल पार्ट ऑफ प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज ऑल्सो प्रोटीनिशियस एंड कॉल्ड द हब। जो सेंट्रल पार्ट है प्रॉक्सिमल, पास वाले, प्रॉक्सिमल मतलब पास वाले सेंट्रियोल का जो सेंट्रल पार्ट है, विच इज कॉल्ड हब, उसे क्या बोलते हैं आप, हब। और विच इज कनेक्टेड विद द पेरिफेरल ट्रिपलेट्स बाय व्हाट, रेडियल स्पोक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो ये भी कनेक्टेड है रेडियल स्पोक से, विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो ये हो गया सेंट्रल शीथ। और यहाँ पर आपको दो स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, विच इज प्लस टू, ठीक, विच इज +2, एंड आपको यहाँ 9 स्ट्रक्चर तो दिखाई दे रहे हैं। ठीक, तो ये जो अरेंजमेंट बनता है फ्लैजिला के पास वो बनता है 9+2 का। ठीक, लेकिन सेंट्रियोल्स की बात करें तो सेंट्रियोल में जो अरेंजमेंट बनेगा वो क्या बनेगा, 9+3 का। ठीक है, सेंट्रियोल में जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा 9+3 का बनेगा। तो देखो जो सेंटर में है वो है हब, विच इज़ कनेक्टेड विद द ट्यूब्यूल, जिसको आप बोल रहे हैं स्पोक्स। ये जो है ये स्पोक्स हैं। ठीक है, ये स्पोक्स हो गए इसके। और द सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजिला। सेंट्रियोल क्या बनाता है, बेसल बॉडी बनाता है सीलिया और फ्लैजिला का। एंड द स्पिंडल फाइबर दैट गिव राइज टू स्पिंडल अपैरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल्स। जो स्पिंडल फाइबर है, दिस स्पिंडल फाइबर गिव राइज टू स्पिंडल अपैरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल्स। ठीक है, तो ये हुआ एनसीईआरटी का पार्ट। अब देखते हैं हमको क्या क्या याद रखना है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से थोड़ा सा बैकग्राउंड हमको क्लियर हो गया कि किस बारे में हम बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या चीज़ याद रखनी है आपको, ये देखो। पहली बात आपको याद रखनी है कि सेंट्रोजोम इज नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। सेंट्रोजोम इज नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर एंड ईच सेंट्रोजोम is made up of कितने सेंट्रियोल से मिलकर बनता है ये, सेंट्रियोल्स, 2 सेंट्रियोल्स, right? Each centrosome is made up of 2 centrioles, have 9×3 structure, 9×3 structure, and has, as we discussed, cartwheel like structure, has a cartwheel structure. Next point, सेंट्रोजोम का जो स्ट्रक्चर है वहाँ सेंटर में कुछ नहीं होता है, इसलिए सेंट्रोजोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, 9+0 अरेंजमेंट, 9+0 स्ट्रक्चर। ठीक है, सेंट्रोजोम का याद रखना 9+0 स्ट्रक्चर। ठीक, सेंट्रियोल का कैसा है, 9×3। ठीक, और कार्टविल स्ट्रक्चर है। सेंट्रोजोम 9+0, 9+0। और फ्लैजिला, अनलाइक फ्लैजिला का कैसा है, या सीलिया, तो फ्लैजिला 9+2 अरेंजमेंट देखने को मिलता है, अभी अभी जैसा हमने देखा 9+2 स्ट्रक्चर सी। ठीक, और फ्लैजिला के पास कोई सेंट्रल ट्यूब्यूल नहीं होते। ठीक है,
यहाँ पर नो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर हेयर। फ्लैजिला के पास तो सेंट्रल ट्यूब्यूल है दो। कि क्यों ऐसा बोल रहा है, थोड़ा सा गौर करना है इस बात पे कि फ्लैजिला के पास तो जो अरेंजमेंट है वो 9+2 का है। फ्लैजिला के पास जो अरेंजमेंट है वो 9+2 का है और सेंट्रोसोम के पास 9+0 का है। ऐसा क्यों है? तो दो क्या एडिशनल है यहाँ पर? दो एडिशनल कुछ नहीं है, दो सेंट्रल ट्यूब्यूल का फर्क है बस। तो नो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर हेयर। सेंट्रोसोम के पास कोई सेंट्रल ट्यूब्यूल नहीं होते, अनलाइक फ्लैजिला। फ्लैजिला के पास तो होते हैं। हमने देखा अभी सेंटर में दो थे, याद आ रहा है? सेंटर में दो थे, इधर हमने 9 देखे थे, तो सेंटर में भी तो दो थे। ये इसको बोलते हो आप सेंट्रल ट्यूब्यूल। तो किसके पास सेंट्रल ट्यूब्यूल होता है और किसके पास नहीं होता है? तो फ्लैजिला के पास सेंट्रल ट्यूब्यूल है, इसलिए 9+2 अरेंजमेंट है, और सेंट्रोसोम के पास नहीं है, इसीलिए इसलिए 9+0 अरेंजमेंट है। ठीक है, तो नो सेंट्रल ट्यूब्यूल अनलाइक फ्लैजिला। नेक्स्ट थिंग कि दीज टू सेंट्रियोल्स, जो दो सेंट्रियोल्स हैं, ये हमेशा एक दूसरे के क्या रहते हैं? परपेंडिकुलर रहते हैं। लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर, right? They lie perpendicular to each other. Centrioles form the basal body of cilia, flagella, spindles. सेंट्रियोल्स क्या बनाता है? बेसल बॉडी बनाता है सीलिया, फ्लैजिला और स्पिंडल्स का। ठीक है, ये हमने देखा भी अभी। तो सेंट्रियोल्स एक्चुअली बना रहा है क्या मिलके? सेंट्रियोल्स बना रहा है बेसल बॉडी किसका? सीलिया, फ्लैजिला और स्पिंडल्स का। सेंट्रियोल्स form centrioles form the basal body बनाता है किसका? सीलिया, फ्लैजिला, और तीन ही चीजें हम पढ़ते हैं, सीलिया, फ्लैजिला और स्पिंडल्स, ये तीन चीजें। अब सोचकर देखते हैं, ये बार बार सेंट्रियोल आ रहा है तो देखते हैं ये सेंट्रियोल का कंस्ट्रक्शन होता कैसे। तो नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस कि ये सेंट्रियोल का एक्चुअली क्या चक्कर है, सेंट्रियोल बन कैसे रहा है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंट्रियोल, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंट्रियोल। तो अब आपको एक्चुअली डायग्राम नज़र में आएगा कि किस बार क्यों हम इसको 9+3 अरेंजमेंट बोल रहे थे, या 9×3 अरेंजमेंट बोलते हैं हम सेंट्रोसोम को, क्यों बोल रहे थे ऐसा। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहे थे? देखो, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखाई देता है आपको। यहाँ दिख रहा है आपको 9+3 का अरेंजमेंट। ठीक है, ये क्या है यहाँ पर? दिस इज द AC लिंकर। This is the AC linker. These are spokes. These are spokes. ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या थे? इतनी देर से हम माइक्रोट्यूब्यूल पढ़ रहे थे, तो ये है माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक, ये है माइक्रोट्यूब्यूल्स जो बने हैं माइक्रोफिलामेंट्स के, ऑब्वियसली। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये इस तरह से आपका सेंट्रियोल बन रहा है, किसी भी सेल का सेंट्रियोल बन रहा है। तो इसी को थोड़ा सा और ब्रॉड वे में डिस्कस करते हैं। सेंट्रियोल को थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान रखना। ये थोड़ा सा ऐसा एरिया है जिसको बच्चे पढ़ते नहीं है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो 9 आपको यहाँ पर इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फिब्रिल्स दिख रहे हैं। तो दीज 9 फिब्रिल्स, 9 evenly spaced peripheral fibrils are here. Peripheral fibrils are here. 9
evenly spaced peripheral fibrils are here, which is made up of ऑब्वियसली ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। किस प्रोटीन का बना है? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना है। ठीक, हर फिब्रिल कैसा है? हर फिब्रिल की अगर हम बात करें तो इट इज ईच फिब्रिल इज हर फिब्रिल का स्ट्रक्चर कैसा है? ट्रिपलेट। ठीक, तो ईच फिब्रिल इज ट्रिपलेट, ईच ट्रिपलेट इज जॉइंड बाय एसी लिंकर। ये आपको ट्रिपलेट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ईच फिब्रिल इज ट्रिप each fibril is triplet triplet and each triplet is joined with AC linker। अब समझते हैं हब क्या है। तो हब क्या है? हब का मतलब क्या है? हब इज द सेंट्रल पार्ट। हब इज द central part। look, hub is central part। जो सेंट्रल पार्ट नजर आ रहा है आपको, इसको हब बोलते हैं। of proximal region as NCERT says, proximal region। स्पोक क्या है? स्पोक्स की बात करें तो ये हब को जोड़ते हैं। अगर आप देखो तो स्पोक्स हब को जोड़ते हैं किससे? पेरिफेरल फिब्रिल से। तो ये जोड़ रहे हैं किसको? कनेक्ट कर रहा है ये पेरिफेरल फिब्रिल्स को किससे ज्वाइन कर रहा है? सेंट्रल हब से। कौन? स्पोक्स। ये हब और स्पोक्स दोनों चीजें, हब्स कनेक्टिंग एक्चुअली एंड स्पोक्स, दीज आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो क्या बोलोगे? प्रोटीनेशियस। दोनों ही क्या है? प्रोटीनेशियस इन नेचर। प्रोटीनेशियस इन नेचर। ओके, सेंट्रियोल्स बात करें अगर इसी सेंट्रियोल की, ये पर्टिकुलर सेंट्रियोल, इट इज डार्क अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट। ये एनसीईआरटी की लाइन है, आपको याद रखनी कि इट इज मेड अप ऑफ centriole is dark, are surrounded by dark amorphous pericentriolar measles, or you can call it satellite। ठीक, तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर कि डार्क किस क्या है इसके चारों तरफ? मेजल्स और सैटेलाइट। ठीक, ये होते किसके अंदर है? सेंट्रियोल। तो सेंट्रोस्फेयर के अंदर ये सेंट्रियोल्स एक्सिस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहीं पर हम लिख रहे हैं इसी को एक्सटेंड करके, सेंट्रियोल्स लाई इनसाइड, किसके अंदर फिक्स्ड है? ये चक्र देख रहे हो, ये चक्र किसके अंदर फिक्स है? लाई इनसाइड द टर्म इज काइनोप्लाज्म। वन मोर थिंग, सेंट्रोस्फेयर, एक ही बात है, सेंट्रोस्फेयर। ठीक है, काइनोप्लाज्म, सेंट्रोस्फेयर। ओके, सेंट्रियोल एज वी नो दे आर नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, इन वन पॉइंट, सेंट्रियोल नॉन मेम्ब्रेनस है, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, कोई मेम्ब्रेन नहीं है, एंड
एंड रेप्लिकेट, सेंट्रियोल्स रेप्लिकेट करते हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रियोल्स रेप्लिकेट करते हैं ड्यूरिंग एस फेज ऑफ सेल साइकिल। जब हम सेल साइकिल पढ़ेंगे तब आपको क्लियर होगा सेल साइकिल के बारे में, क्यों मैं यहाँ पर इतना इम्फेसिस कर रहा हूँ, इतना जोर दे रहा हूँ, तब आपको समझ आएगा। अभी अभी समझ लो कि रेप्लिकेट करता है ये सेंट्रियोल्स इन द एस फेज। ये सीधा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो कब रेप्लिकेट करते हैं सेंट्रियोल, सीधा क्वेश्चन, एस फेज में, रेप्लिकेट इन द एस फेज ऑफ सेल साइकिल। रेप्लिकेट इन द एस फेज ऑफ सेल साइकिल, ठीक। तो एक माइक्रोट्यूब्यूल, जैसा मैंने बताया, एक माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ दिख रहा है आपको, ए बी या सी, कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ नज़र आ रहा है आपको। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल एक्चुअली 13 ट्यूब्यूलिन मोनोमर का बना होता है। तो एक माइक्रोट्यूब्यूल, यहाँ तो आपको 3 माइक्रोट्यूब्यूल नज़र में आ रहे हैं, तो एक माइक्रोट्यूब्यूल किसका मिलकर बना होगा, 13 ट्यूब्यूलिन मोनोमर का बना होगा, ठीक है। और ये हमने डिस्कस किया भी है कि वो, ठीक है, वो मोनोमर क्या हो सकता है, एक्टिन हो सकता है, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको, आगे बढ़े, कोई डाउट यहाँ तक, पूछ लो भाई। सुष्मिता, स्वाति, वैष्णवी, कुछ भी नहीं समझ आया तो पूछ लो, एक बार दोबारा हम बात कर रहे हैं, ठीक है, साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर की। तो साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर में हमने क्या पढ़ा, दे आर माइक्रोट्यूब्यूल्स मेड अप ऑफ अल्फा एंड बीटा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, फ्लैजिला, सीलिया और स्पिंडल्स में पाए जाते हैं। कोल्चिसिन अरेस्ट सेल डिवीजन एट मेटाफेज स्टेज बाय डिसरप्टिंग स्पिंडल फाइबर्स, ठीक। दे कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन असेंबल और डिसेंबल कर सकते हैं। हर माइक्रोट्यूब्यूल 13 माइक्रोफिलामेंट का बना होता है और मेड अप ऑफ ओनली वन मोनोमर कॉल्ड एक्टिन। They are solid linear cytoskeletal elements can contract unlike microtubule. Centrosome की अगर बात करें तो नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। Each one is made up of 2 centrioles and has cartwheel structure. कैसा स्ट्रक्चर है, cartwheel स्ट्रक्चर है। सेंट्रोजोम इज 9+0 अरेंजमेंट, 9+0 स्ट्रक्चर है। फ्लैजिला 9+2 स्ट्रक्चर है। नो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स अनलाइक फ्लैजिला, नो सेंट्रियोल लाई पर, 2 सेंट्रियोल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं ये, और कहाँ बेसल बॉडी बनाते हैं ये, किसका, सीलिया, फ्लैजिला और स्पिंडल्स का। कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है वो देखा हमने, ये ट्रिपलेट दिख रहा है आपको। 9 evenly spaced peripheral fibrils are here, okay, made up of tubulin and spokes are basically peripheral fibrils and joint between peripheral fibrils and hub और spokes जो होते हैं एक्चुअली प्रोटीन इन नेचर होते हैं। hub is central part of proximal region and centrioles are surrounded by dark amorphous pericentriolar muscles and mass satellites. Centrioles lie inside the kinoplasm, or which is also known as centrosphere, and construction of centriole is associated with one more thing कि यहाँ पर एसी लिंकर ज़रूर होंगे जो क्या कनेक्ट करेंगे, दो ट्रिपलेट्स को कनेक्ट करेंगे। तो नॉन मेम्ब्रेनस और रेप्लिकेट, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है और ये रेप्लिकेट कब करते हैं, एस फेज ऑफ सेल साइकिल। कुछ पूछना है तो पूछ लो, अभी पूछो, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है आपका सेंट्रोजोम हमने पढ़ लिया यहाँ तक, ठीक है। बाकी नेक्स्ट हमको पढ़ना है फ्लैजिला, सीलिया, न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पर क्रोमोसोम्स वगैरह पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन इसको हम कवर करेंगे, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इतना आप लोग पढ़ के आना है, आपको इतना पढ़ लोगे, चलो राधे राधे।